नमस्कार दोस्तों, मैं रवि प्रकाश एजुकेशन योद्धा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम विश्व भूगोल की अगली कक्षा में आज हम बेसिकली 3 टॉपिकों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें एक हमारा है भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी। ठीक है, तीनों को हम साथ पढ़ेंगे क्योंकि तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इसको हम इंग्लिश में अर्थक्वेक, सुनामी और वॉल्केनोज बोलते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूं कि देखिए अब क्या है कि अब मैं अब एक जोश के साथ आप लोगों के साथ लगा हूं। थोड़ा आप लोगों भी हमारे जोश को, उत्साह को और ज़्यादा उत्साहित करिए, ताकि और भी हम तेज़ी से जीएस के जो सेशन है उसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करें। तो इसीलिए मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। ठीक है, आइए अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। देखिए, जिसमें से हमें पहला पढ़ना है भूकंप के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? भूकंप के बारे में। ठीक है ना। तो अब देखिए भूकंप क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो क्या है भूकंप क्या होता है? देखिए, पृथ्वी का वह स्थान दिखा है ना, पृथ्वी का वह स्थान जहां पर तरंगे उत्पन्न होती हैं। पृथ्वी का वह स्थान जहां पर तरंगे उत्पन्न होती हैं, उससे उत्पन्न होने वाली तरंगों के हम क्या बोलते हैं? भूकंप। यानी पृथ्वी के जब अंदर से तरंगे उत्पन्न होती हैं तो उन्हीं तरंगों को हम क्या बोलते हैं? भूकंप तरंगे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूकंप तरंगे बोलते हैं। बात क्लियर होगी। अब देखिए, एक बात जानिए, भूकंप तरंगों के आने से पहले, यानी भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडान की मात्रा, ये देखिए, ये बहुत ही लोग आपको कम बताए होंगे। वायुमंडल में क्या है? रेडान गैस की मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। बात क्लियर हो गई। यानी हम अगर पता करें तो हम कैसे पता करते हैं? यदि हमारे वायुमंडल में रेडान गैस की मात्रा बढ़ जाती है तो इसी से हम पता लगाते हैं कि हमारा भूकंप आने की स्थिति में है। बात क्लियर होगी। अब देखिए, भूकंप की जो मापन होती है, जो भूकंप का जिसमें हम अध्ययन करते हैं, मापन करते हैं, सबका बताते हैं। देखिए, जो भूकंप का जिस हम विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं उसको हम बोलते हैं भूकंप विज्ञान। क्या बोलते हैं? भूकंप विज्ञान। और इसको इंग्लिश में सिस्मोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्मोलॉजी। यह कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा है, भूकंप विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो सिस्मोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्मोलॉजी। बात क्लियर होगी। आइए अब देखिए, यहां से 2 बातें हम देखते हैं। कौन सी बातें? 2 बातें हम देखेंगे। जो भूकंप की तीव्रता है, क्या कहते हैं? 2 बातों को हम देखते हैं ना। जो भूकंप है, भूकंप की तीव्रता क्या है? भूकंप की जो हम तीव्रता का मापन करते हैं वो रिएक्टर स्केल पे करते हैं। क्या करते हैं? भूकंप की जो तीव्रता, देखो 2 बातें हैं। एक हम है भूकंप की तरंगों का मापन। क्या हो? भूकंप की जो तरंगों का मापन होता है वो सिस्मोग्राफ पे होता है। दोनों में डिफरेंस है। कई बार लोग आंख मूंद के क्वेश्चन का आंसर करते कि नहीं, हमें ध्यान से देखना है। भूकंप तरंगों का जो मापन होता है वो सिस्मोग्राफ। ध्यान करिए, मैं बार बार इसको जोड़ दे रहा हूं, इसलिए जोड़ दे रहा हूं, क्या ये कंफ्यूजन वाला बात। भूकंप तरंगों का मापन सिस्मोग्राफ, और भूकंप तीव्रता, यानी भूकंप तीव्रता का जो मापन होगा वो रिएक्टर स्केल पे। क्या है? रिएक्टर स्केल। इसके अलावा ही एक और स्केल होता है, मार्केली स्केल। बस इसका नाम ही ध्यान रखना कि रिएक्टर स्केल के साथ साथ एक मार्केली स्केल भी होता है। क्या होता है? एक मार्केली स्केल भी होता है। ये बात क्लियर होगी। आइए अब हम देखते हैं तरंगों के बारे में। देखिए, भूकंपी जो तरंगे होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार के होने का मतलब, एक होता है पी तरंगे, एक होता है एस तरंगे, एक होता है एल तरंगे। यानी पी, हम 3 तरह के तरंगों के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, जो पी तरंगे होती है ना, पी तरंगे की तीव्रता क्या होती है? पी तरंगे की वेग और तीव्रता सबसे ज्यादा होती है। इसमें से जो पी तरंग के वेग और तीव्रता सबसे ज्यादा होने के कारण से यह जो तरंगे होती हैं कम विनाशकारी होते हैं। क्यों? क्योंकि यहां से जो पी तरंगे का जो वेव होता है ना, ये आकर के आती है और खच से निकल जाती हैं। इसीलिए यहाँ पर भूकंप का आभास नहीं होता है। जिन तरंगों का वेग और तीव्रता अधिक होती है ना, तो वो क्या होते हैं? कम विनाशकारी होती हैं। बात क्लियर होगी। ये है हमारी पी तरंगे। दूसरी है हमारी एस तरंगे। कौन सी तरंगे है? हमारी एस तरंगे। ठीक है,
तो जो एस तरंगे होती हैं वो पी तरंग, इसकी जो क्या है तीव्रता क्या होती है, पी तरंगों से कम होती है और एल तरंगों से ज्यादा होती है। क्या होती हैं? पी तरंगों से ज्यादा कम होती हैं और एल तरंगों से ज्यादा होती है। इसके कारण से ये भी कम विनाशकारी होती है। क्या होती हैं? ये भी कम विनाशकारी होती हैं। क्लियर बात हो गई? यानी ये पी तरंग के कंपैरिजन में एस तरंगे ज्यादा विनाशकारी होगी, लेकिन सबसे ज्यादा विनाशकारी एल तरंगे होती हैं। क्या होती हैं? एल तरंगे। क्यों? क्योंकि इनकी वेग और तीव्रता सबसे कम होती है। और एक के माने कोई भूतल हो गया, भूतल पर अगर जिसकी तीव्रता कम होगी, जिसकी वेग कम होगी, तो ज्यादातर हिलेगा, ज्यादा देर तक हिलेगा, तो ज्यादा सबसे ज्यादा विनाश। यानी बार बार क्वेश्चन पूछता है भूकंप की कौन सी तरंगों से सबसे ज्यादा विनाश होता है, तो भूकंप की कौन सी तरंग है? एल जो तरंग है, एल तरंगों से सबसे ज्यादा क्या होता है? विनाश होता है। बात क्लियर हो गई? आइए हम अगला पॉइंट देखते हैं। अगला, इन तीनों तरंगों से बात क्लियर होगी। आइए हम देखते हैं पृथ्वी पर सबसे पहले पी तरंगों का जो अनुभव होता है ना, वो कहाँ है? प्राथमिक तरंगे होती हैं। ठीक है, क्या होती है? पृथ्वी पर सबसे पहले किन तरंगों का अनुभव होता है? पी तरंगों का अनुभव होता है। बात क्लियर हो गया? क्योंकि इसकी तीव्रता और स्पीड ज्यादा होने के कारण से पृथ्वी पर सबसे पहले पी तरंगों का अनुभव सबसे ज्यादा होता है। यह जो ये क्या होती है, जो पी तरंगे होती हैं, इनको हम प्राथमिक तरंगे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राथमिक तरंगे बोलते हैं। और यह ध्वनि के समान ही अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। कौन सी तरंगे होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। एक बात जानिए, हम आपको थोड़ा दो कॉन्सेप्ट बता देते हैं। एक होता है अनुदैर्घ्य तरंगे, एक होता है अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है, जो अनुदैर्घ्य तरंगे होती है ना, ये तरंगे वे होती हैं जिनका जो वेग होता है, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, इनका पैरेलल जाते हैं। क्या जाते हैं? इनके पैरेलल जाते हैं। इनके जो कण होते हैं दोलन करते समय क्या है? तरंगों के समानांतर जो अनुदैर्घ्य तरंगे में होती हैं, जो इनके कण होते हैं, ये तरंग के पैरेलल दिशा में गमन करते हैं। ये ऐसी तरंग को हम अनुदैर्घ्य तरंगे बोलते हैं। और जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे के जो कण होते हैं वो तरंगों के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी लंबवत होते हैं। ऐसे को हम क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तो ये बाबू, ये आप लोगों को बात क्लियर हो गई होगी कि अनुदैर्घ्य तरंगे क्या होती हैं और अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं। ठीक है, आइए तो उसी प्रकार जो हमारी पी तरंगे कैसी है? एक अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। इसके जो कण हैं तरंग के पैरेलल दिशा में गमन करते हैं। बात क्लियर हो गई? अब यहां से क्या है कि इसकी गति सबसे तेज और तीव्रता सबसे ज्यादा होती। ठीक है, बात क्लियर होगी? इनकी सबसे तेज, तीव्रता सबसे कम होती। बात क्लियर? अब देखिए आगे हम एस तरंगों के बारे में, किसके तरंगों के बारे में? एस तरंगों के बारे में पढ़ते हैं। जो एस तरंगे होती हैं द्वितीयक तरंगे होती हैं। कैसी तरंगे होती हैं? द्वितीयक तरंगे होती हैं। और ये प्रकाश के समान अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। कौन सी तरंगे होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ठीक, बात क्लियर? और एल तरंगे, देखिए एल तरंगे को हम लव वेव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लव वेव्स। एक बात ध्यान रखिएगा, लव वो वाला जो आप लव करते हैं वो वाला यहाँ लव नहीं है। एक साइंटिस्ट थे एडवर्ड हाफ लव। कौन थे? एक एडवर्ड हाफ लव थे। उनके नाम पे ही इन्होंने ही एल तरंग वेव्स की खोज किया। इन्हीं के नाम पे पड़ा है क्या? लव। एल तरंग को हम लव वेव्स भी बोलते हैं। और यह सर्वाधिक विनाशकारी होता है, जो मैंने आपको बता दिया। बात क्लियर हो गई? अब यहां से आइए, देखिए जो भूकंप का क्षेत्र होता है ना, भूकंप के हम पहले कारण के बारे में पढ़ लेते हैं और कारण के बारे में हम इनके प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। देखिए भूकंप के कारण, भूकंप के क्या क्या कारण है? पहला है हमारा हम पढ़ेंगे प्राकृतिक कारण, दूसरा पढ़ेंगे मानव जनित कारण और तीसरा पढ़ेंगे अन्य कारण। ठीक है, अब देखिए प्राकृतिक कारण में किस किस कारण से भूकंप आता है। पहला है हमारा गैस फैलाव, ज्वालामुखी, भूगर्भिक हलचल, प्लेटों के विवर्तनिक क्रिया से। क्लियर? अब आइए बताते हैं गैस फैलाव। देखिए हमें पता है ना कि जो हमारा अर्थ है, अर्थ के अंदर यानी अर्थ क्रस्ट में पेट्रोलियम खनिज और उसके ऊपर तैरता हुआ क्या? गैस। यानी हमारे पृथ्वी के अंदर गैस की मात्रा है
जब इसी गैस की मात्रा का फैलाव होता है, क्या होता है, इसी जब गैस की मात्रा का फैलाव होता है तो हमें क्या होता है, भूकंप की क्रिया होती है। कैसी क्रिया होती है, भूकंप की क्रिया। पहली बात क्लियर। अब दूसरा देखिए ज्वालामुखी। अभी हम ज्वालामुखी की चर्चा करेंगे। ज्वालामुखी के कारण भी क्या होता है, भूकंप आता है। क्या होता है, भूकंप आता है। जब अर्थ के अंदर से, जब ज्वालामुखी के माध्यम से अर्थ के अंदर से जब मैग्मा निकलता है, क्या होता है, मैग्मा, और जब यह मैग्मा स्वतः नहीं निकलकर दरारी भागों में फंसता है, चाहे किन्हीं कारणों से जब हलचल उत्पन्न होती है, तो क्या होता है, भूकंप की स्थिति बनती है। क्या होता है, भूकंप की स्थिति बनती है। बात क्लियर। अब भूगर्भिक, देखिए हमारी भूमि हमारी पृथ्वी के अंदर बहुत सारी भूगर्भिक संरचनाएं हैं, प्लेटें हैं। उन भूगर्भिक संरचनाओं के हलचल के कारण भी क्या होता है, भूकंप होता है। बात ठीक है। अब प्लेट विवर्तनिक क्रिया, हमें पता है कि जो हमारे जो महाद्वीप है ना, ये अपने एक दूसरे के प्लेटों पर स्थित है, ठीक है ना। जब ये प्लेट आपस में टकराते हैं, क्या है, जब प्लेट ये आपस में टकराते हैं तो इनके टकराने और विवर्तन के कारण से भूकंप की क्रिया उत्पन्न होती है। किसकी क्रिया उत्पन्न होती है, भूकंप की क्रिया उत्पन्न होती है। बात क्लियर होगी। अब आइए हम अभी ये जो हम पढ़ रहे थे, ये क्या पढ़ रहे थे, आपको हम पढ़ रहे थे प्राकृतिक कारण, ठीक है, क्या पढ़ रहे थे, प्राकृतिक कारण। अब दूसरा हम पढ़ेंगे मानव जनित कारण। क्या पढ़ेंगे, मानव जनित कारण। देखिए मानव जनित कारण में जो हमारा पहला कारण है खनन के कारण। किसके कारण, खनन के कारण। देखिए जो हमारे यहाँ खनन होती है ना, कोयले की खनन, इस सारी खनन की प्रक्रियाएं होती हैं, इन खनन की प्रक्रियाओं से भी क्या होता है, भूकंप उत्पन्न होता है। क्या होता है, भूकंप उत्पन्न होता है। बात क्लियर हो गई। आइए जल निष्कर्षण, देखिए क्या होता है, जो हमारा अर्थ है, अर्थ के जो अंदर से हम भूजल का निष्कर्षण करते हैं, जब इस भूजल की निष्कर्षण की मात्रा जब अधिक हो जाती है, इसके कारण भी क्या होता है, आपका भूकंप की स्थिति उत्पन्न होती है। किसका कहते हैं, भूकंप की स्थिति उत्पन्न होती है। जो तीसरा हमारा कारण बांध निर्माण, जैसे कि जब बड़े बड़े बांधों का जब कहीं कहीं निर्माण करते हैं ना, जब टेरी बांध हो गया, जब ऐसे बड़े बड़े बांधों का निर्माण करते हैं, तो इन बांधों के कारण से एक एरिया में, एक जगह पे जल की बहुत अधिक मात्रा इकट्ठा हो जाती है। कारण जल की बहुत अधिक मात्रा इकट्ठा होने के कारण यह एक प्रेशर क्रिएट करता है। जो जल होता है एक प्रेशर क्रिएट करता है। प्रेशर क्रिएट करने के कारण से भी क्या होता है, भूकंप की स्थिति उत्पन्न होती है। बात क्लियर। अब है परमाणु विस्फोट। देखिए जब हम हर एक देशों के द्वारा अपने परमाणु परीक्षण किए जाते हैं, क्या किए जाते हैं, परमाणु परीक्षण किया गया। ये जो परमाणु होते हैं, इन परमाणुओं का प्रेशर इतना अधिक होता है कि ये क्या करते हैं, भूमि के अंदर हलचल पैदा कर देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, हमारा भूकंप की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। अब भाई अन्य कारक में हम उल्कापात पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, देखिए जब हमारे सौरमंडल से उल्का पिंडे जब हमारी धरती पे गिरती हैं, क्या बोलते, जब उल्का पिंडे हमारी धरती पे गिरती हैं, तो भी उस टाइम में भूकंप की क्या होती है, स्थिति निर्मित होती है। क्या होती है, भूकंप की स्थिति निर्मित होती है। बात क्लियर होगी यहाँ से। तो हमने भूकंप के कारण में 3 कारण पढ़े, तीनों प्राकृतिक, मानव जनित, अन्य, और उनमें कौन कौन से कारण होते हैं मैंने आपको बताया। ठीक है। अब आइए हम देखते हैं भूकंप की तीव्रता को प्रभावित करने वाले कारक। क्या है, भूकंप की तीव्रता को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए भूकंप की जो तीव्रता है, भूकंप की तीव्रता हमारी जो पृथ्वी की संरचना है उससे प्रभावित होती रहती है। क्या होती रहती है, भूकंप की तीव्रता हमारी पृथ्वी की संरचना से प्रभावित होती रहती है। अब जिसमें पृथ्वी की पहली संरचना चट्टानी संरचना है। देखिए चट्टानी संरचनाएं क्या होती है ना, बहुत ही चट्टानी संरचनाओं का घनत्व जो होता है बहुत ज्यादा होता है। अब देखिए बहुत ज्यादा घनत्व होने के कारण से सबसे ज्यादा तीव्रता का भूकंप इन्हीं चट्टानी संरचनाओं में आता है, जिसके कारण बहुत ज्यादा विनाशकारी होता है। बात क्लियर हो गई। अब देखिए जो सबसे कम भूकंप का प्रभाव दिखता है दलदलीय क्षेत्रों में, क्योंकि दलदलीय क्षेत्र कैसा होता है, दलदलीय क्षेत्र का घनत्व तो सबसे कम होता है, इसीलिए यहाँ पर जो भूकंप होता है, भूकंप का प्रभाव क्या होता है, सबसे कम होता है। इन पॉइंट को आप कॉपी में नोट करिएगा। भूकंप का सबसे ज्यादा प्रभाव कहाँ होता है, तो चट्टानी संरचनाओं में, सबसे कम कहाँ होता है, तो दलदलीय क्षेत्र में। क्यों,
क्योंकि भूकंप जो दलदलीय क्षेत्र होता है क्या होता है, उसका घनत्व तो सबसे कम होता है, जो चट्टानी क्षेत्र होता है उसका घनत्व तो सबसे ज्यादा होता है। बात क्लियर। आइए अब हम देखते हैं ना बात। अब देखिए तरंगों की तीव्रता क्या है। अब देखिए जो हमारा तरंग की तीव्रता है, क्या माने जो हमारी तरंगे निकल रही है ना अर्थ के अंदर से, तो वो कौन सी प्रकार की तरंगे, पी प्रकार की तरंगे हैं, एस प्रकार की तरंगे, एल प्रकार की तरंगे हैं। तो जिस प्रकार की तरंगे होंगी उस प्रकार का क्या होगा, उसका प्रभाव दिखेगा। बात ठीक हो गया। अब भूकंप मूल की गहराई और पर्यावरण। देखिए भूकंप मूल की गहराई यानी भूकंप मूल का मतलब होता है भूकंप का जो मूल स्थान है, कहां से उत्पन्न हो रहा है, वो उस बात पर भी निर्भर करता है। ठीक है, यानी जब भूकंप, देखिए ऐसा भूकंप ऐसा है, ठीक है, तो भूकंप में यहाँ सर्वाधिक इसका क्या होगा, वेग होगा यहाँ पे, और ये भूकंप मूल के एक छोर यहाँ सबसे कम होगा। ठीक है ना, तो ये बात आपको पता चलेगा जो भूकंप मूल यानी भूकंप जहां से वो निकलता है वहां सबसे अधिक, और उसके जो एकदम लास्ट वाला पोर्शन होता है सबसे कम होता है। बात ठीक। और पर्यावरण कारक, पर्यावरण के कारण भी क्या होता है, भूकंप प्रभावित होता है। जहां पर पर्यावरण के साथ अत्यधिक छेड़छाड़ होता है वहां पर भूकंप की तीव्रता वगैरह ज्यादा आ जाती है, और जहां पर आपका कम होता है पर्यावरण की छेड़छाड़ वहां पर कम होती है। बात क्लियर हो गई। अब आइए हम देखते हैं भूकंप। अब यहां से हमारा भूकंप क्लियर हो गया। अब एक बात देखिए, जो हमने बनते जहां ज्वालामुखी ज्यादा होगा, मैंने बताना कि एक भूकंप होने का कारण ज्वालामुखी कारण भी होता है। तो जहां देखिए आपको दिख रहा है ना, देखिए ये है आपका इधर आपका एशिया, ठीक है, और ये नॉर्थ अमेरिका, और ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका। ये है आपका क्या है, प्रशांत महासागर। क्या है, प्रशांत महासागर है। कौन सा महासागर है आपका, ये प्रशांत महासागर। ठीक है, देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, जो ये प्रशांत महासागर है, इस प्रशांत महासागर में आपके लगभग कितना परसेंट, 63%। कितना, 63%। कितना हम बता दें आपको, 63% भूकंप आते हैं। क्या आते हैं यहाँ, 63%। इस हम आपको बता दें कि भूकंप के प्रभावित करने वाले क्षेत्र पेटियां, जो जब हम पढ़ते हैं भूकंप को प्रभावित करने वाले क्षेत्र पेटियां, तो उन क्षेत्र पेटियों में से सबसे पहले क्षेत्र पेटी पढ़ते हैं, उसका नाम है परिप्रशांत महासागर पेटी। उसका क्या नाम है, परिप्रशांत महासागर पेटी। क्या नाम है उसका, परिप्रशांत महासागर पेटी। सब अभी बार बार क्वेश्चन में पूछता है कि जो इन पेटियों में से, देखो हम पढ़ना है हमारा परिप्रशांत महासागर पेटी। देखिए एक सेकंड, हम आपको इधर मिटा देते हैं। क्या करते हैं ना, ये ऊपर हो गया है ना, जब ये ऊपर हो गया है तो ऊपर हम इसको मिटा देते हैं। आइए देखिए, हम यहां से कुछ सुनामी पढ़ने से पहले हम थोड़ा 2-3 बातों का अध्ययन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, 2-3 बातों का अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, आइए यहां से देखते हैं। देखिए जो हम अभी एक सेकेंड, गिर गया मार्कर। तो हम आपको बता दें भूकंप प्रभावित करने वाले पेट, ठीक है ना, भूकंप प्रभावित पेटी, भूकंप प्रभावित पेटी। कौन सी, भूकंप प्रभावित पेटी। ठीक है ना, जो इसमें हम पहला पढ़ते हैं, पहला का परिप्रशांत, पहला है परिप्रशांत महासागरीय पेटी। ठीक है, जो परिप्रशांत महासागरीय पेटी होता है ना, पेटी है, पेटी नहीं पेटी है, इसमें 63%। कितना है, एक सेकंड हम इधर मिटा ही देना। ठीक है ना, ये हमने लिखा है इसमें देखिए यहां मैंने लिखा है ना प्रभावित, एक सेकंड। ठीक है, देखिए ये हो गया। जो हमारा ये है परिप्रशांत महासागर पेटी, इसमें कितना है, 60%। कौन सा है, 60%। दूसरा का हमारा है मध्य महाद्वीपीय पेटी। ये है मध्य, इसको लिखिए अपने कॉपी, मध्य महाद्वीपीय पेटी। अब इसमें आपका भारत का भी आ जाता है, आपका पोलैंड, इटली वगैरह इसमें आ जाता है आपका। ठीक है ना, तो इसमें देखिए इसमें कितना आता है, बस इसमें पेटियों के नाम देखिए, पेटियों के नाम और प्रतिशत ध्यान रखिएगा। ठीक है, 21%। इसमें क्या कितना होता है आपका, 21%। बात क्लियर हो गई ना। आइए
अब इसमें आगे बढ़े हम मध्य अटलांटिक पेटी, जो हमारा दूसरा है, तीसरा है मध्य अटलांटिक पेटी। देखिए इसमें कोई प्रतिशत की बात नहीं करता है, बेसिकली इन्हीं दोनों में परसेंटेज की बात होती है, ठीक है ना। तो आप देखिएगा हम क्षेत्रों को लिख देते हैं, मध्य अटलांटिक पेटी हो गई, उसके बाद अन्य क्षेत्र भी आता है, ठीक है, अन्य, चौथा है हमारा अन्य क्षेत्र, ठीक है। तो सबसे ज्यादा, बस यहां से एक पॉइंट पूछ लेता है आपसे कि जो सबसे ज्यादा भूकंप आता है किस पेटी में आता है, तो यही आप बता देंगे कि परिप्रशांत महासागरीय पेटी। कौन सा है? परिप्रशांत महासागरीय पेटी। बात क्लियर हो गई आपकी। आइए अब यहां से हम इसके बाद से हम चलते हैं किस पे? सुनामी पे। किस पे चलते हैं? सुनामी पे चलते हैं, ठीक है ना। आइए देखिए जो सुनामी है ना, जो सुनामी है, सुनामी क्या है? एक जापानी शब्द है। सुनामी जो है एक जापानी शब्द है। इस सुनामी का अर्थ होता है बंदरगाहों की लहरें। क्या होता है? बंदरगाहों की लहरें। बात क्लियर हो गई। क्या होता है? बंदरगाहों की लहरें। और जो सबसे ज्यादा सुनामी आती है ना, मैं आपको बताया ना कि जो ये परिप्रशांत महासागर होता है, ये क्या होता है? सबसे ज्यादा भूकंपीय क्षेत्र होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी होता है। क्या होता है? इसको हम रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं। देखिए इस पॉइंट को आप लिखिए, रिंग ऑफ फायर किसको बोलते हैं? तो जो ये परिप्रशांत महासागरीय पेटी है ना, इसको हम क्या, रिंग ऑफ फायर, या सबसे ज्यादा भूकंप, सबसे ज्यादा ज्वालामुखी। और सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या आता है? सुनामी भी आता है। क्या आता है? सबसे ज्यादा जो क्या आता है? सुनामी भी आता है। बात क्लियर हो गई। आइए इस सुनामी वाले टॉपिक में एक टॉपिक इसमें हम पढ़ते हैं, स्वायलिंग प्रभाव। क्या है? स्वायलिंग प्रभाव। देखिए स्वायलिंग प्रभाव क्या होता है, मैं बता दूं कि जैसे ही जब आप गहरे समुद्र में जाएंगे, तो गहरे समुद्र में जाने पर क्या होता है? जो तरंगों की लंबाई अधिक हो जाती है। क्या होती है? तरंगों की लंबाई अधिक हो जाती है और तरंगों की ऊंचाई कम हो जाती है। गहरे समुद्र में जाने पर तरंगों की लंबाई जो होती है वो अधिक हो जाती है और तरंगों की ऊंचाई क्या होती है? कम हो जाती है, ठीक है। तो और जैसे जैसे ये तरंगे तट की तरफ आती हैं, तो इनके जो लंबाई होती है वो कम होती चली जाती है और ऊंचाई अधिक होती चली जाती है। बात क्लियर समझ रहे हैं आप? स्वैलिंग प्रभाव कहता है कि जो गहरे समुद्र में तरंगों की लंबाई अधिक, ऊंचाई कम, और फिर जब ये तट की तरफ आते हैं तो इनकी लंबाई कम होने लगती है और ऊंचाई ज्यादा होने लगती है। इसी के कारण से तटीय क्षेत्र पर सुनामी आने से सबसे ज्यादा क्या होता है? विनाश होता है। क्या होता है? सबसे ज्यादा विनाश होता है। बात क्लियर हो गई आपको? तो इसी को बोलते हैं हम क्या? स्वैलिंग प्रभाव। क्या बोलते हैं? स्वैलिंग प्रभाव बोलते हैं। बात क्लियर होगी यहां से। आइए तो बस सुनामी से हम यही पता, सुनामी के बारे में सब लोग जानते हैं। तो यही हमारे यहां से एक पॉइंट था जो आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम सुनामी के बाद से हेडिंग डालेंगे, आप अपने कॉपी में हेडिंग डालेंगे ज्वालामुखी। क्या डालेंगे? आप अपने हेडिंग में डालेंगे ज्वालामुखी। क्या डालेंगे? ज्वालामुखी। आपने अपने यहाँ हेडिंग डाले ज्वालामुखी, ठीक है। अब देखिए ज्वालामुखी में आप लिखेंगे पृथ्वी के अंतर्जात बल से उत्पन्न होने वाले आकस्मिक संचलन। पृथ्वी के अंतर्जात से उत्पन्न होने वाले आकस्मिक संचलन को ही हम ज्वालामुखी बोलते हैं। इसके हम आपको अब इसका एक बात करके हम समझाते हैं। पृथ्वी का अंतर्जात बल, अब कहेंगे पृथ्वी का अंतर्जात बल क्या होता है, तो मैं आपको समझाता हूं। देखिए पृथ्वी के अंदर क्या है? बहुत ज्यादा हिट, मैग्मा, लावा, ये सब सारी चीजें हैं। अब इनके होने के कारण से जब हमारा ये भूजल होता है, भूजल रिस करके जब पृथ्वी के अंदर जाता है, तो उस पृथ्वी के जो अंदर जाने के बाद से जो पृथ्वी के अंदर का तापमान होता है उसको वाष्प में बदल देता है। क्या होता है? वाष्प में बदल देता है। अब वह वाष्प बाहर निकलना चाहता है। क्या करता है वह वाष्प? देखिए हम आपको समझा दें, आज हम आपको समझा दें। देखिए क्या होता है ना, ये होता है हमारा पृथ्वी का तल। हम आपको थोड़ा और अच्छे से फिगर बना दें। मान लीजिए ये हमारा हो गया पृथ्वी का क्या हो गया? तल, ठीक है। अब इस पृथ्वी के तल से ये हो गया आपका, देख रहे हैं,
ये पृथ्वी का हो गया, ये हमारा, ठीक है। अब यहाँ से जब ज्वालामुखी निकलता है ना, क्या है, जमाने गए निकल रही, जब लावा है, इसमें क्या है, सब लावा है। कैसा है सब, ये लावा है। क्लियर बात हो रही है, ये सब लावा है, ठीक है, दिख रहा है ना। तो जब ये लावा बाहर की तरफ जब ये इसके अंदर जो लावा जब पानी रिस रिस करके आता है, जो मान लें कि ये लेवल हो गया अर्थ का, अब इसमें जो पानी रिस रिस करके आता है, इसको क्या गर्म कर देता है, ये पानी को गर्म कर देता है। पानी इसमें से अर्थ क्या होता है, बाहर निकलना चाहता है। क्या होता है, ये पानी बाहर निकलना चाहता है, और पानी बाहर निकलने के कारण ये क्या करता है, दरार ढूंढता रहता है। क्या करता है, दरार यानी फोर्स लगाता है इस पर। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी फोर्स को अंतर्जात बल होता है। यह आकस्मिक होता है। क्या होता है, जैसे जैसे इसको मिलता है आकस्मिक विस्फोट हो जाता है। क्या होता है, आकस्मिक विस्फोट। इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी क्रिया बोलते हैं। बात क्लियर हो गई। आइए आइए हम ज्वालामुखी को थोड़ा समझते हैं। क्या समझते, थोड़ा ज्वालामुखी को हम यहां से आपको समझा दें। क्या कहते हैं, ज्वालामुखी को समझा। देखिए ये है ज्वालामुखी, हम बता रहे हैं, ये स्टेनोस्फियर है। क्या है, स्टेनोस्फियर। क्या है, स्टेनोस्फियर है, ठीक है। अब देखिए ज्वालामुखी में कौन कौन से अंग होते हैं। हम ज्वालामुखी के यहाँ अंग के बारे में पढ़ेंगे। ये एथनोस्फियर है, ठीक है। अब यहां से हम इसको देखेंगे, इसको हम थोड़ा सही से लिख देना, एथनोस्फियर, ठीक है, एथनोस्फियर है। अब देखिए ये है हमारा, ये शंकु हो गया। क्या हो गया, ये हो गया शंकु, ठीक है। यहां से ज्वालामुखी निकल रहा है। क्या है, ज्वालामुखी, ठीक है। तो देखिए ये ज्वालामुखी, इसको हम बोलते हैं ज्वालामुखी शंकु। क्या बोलते हैं, ये ज्वालामुखी का हम अंग बता दें 2 मिनट में। इसको बोलते हैं हम ज्वालामुखी, ज्वालामुखी शंकु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी शंकु हो गया, ठीक है। ज्वालामुखी नाल है। क्या है, ज्वालामुखी नाल। क्या है, ज्वालामुखी नाल है। क्लियर। ये ज्वालामुखी का मुख है, इसको क्रेटर भी बोलते हैं। क्रेटर, क्या बोलते हैं, क्रेटर भी बोलते हैं। तो ज्वालामुखी में कौन कौन से अंग आते हैं, ये मैंने आपको, ज्वालामुखी शंकु एक होता है, ज्वालामुखी नाल होता है, स्टेनोस्फियर होता है, ठीक है। उसके पास क्रेटर होता है, जिसको हम ज्वालामुखी का मुख भी बोलते हैं। बात क्लियर हो गया। आइए अब देखिए हमें कुल मिलाकर के ज्वालामुखी के प्रकार पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ज्वालामुखी के प्रकार। आइए हम देखते हैं ज्वालामुखी के प्रकार में। देखिए जब हम ज्वालामुखी के प्रकार पढ़ते हैं, तो ज्वालामुखी के प्रकार में पहला जो हमारा प्रकार होता है सक्रियता के। हम 4 ज्वालामुखी के प्रकार में हम 4 प्रकार पढ़ेंगे। कौन कौन से, सक्रियता के आधार पर, विस्फोटकता के आधार पर, भौगोलिक अवस्थिति के आधार पर, अम्लीयता के आधार पर। देखिए इतना मैं जो कंटेंट बता रहा हूं, इतना कंटेंट कोई आपको बताएगा नहीं। मैं एकदम हाई लेवल पे लेकर चल रहा हूं, ठीक है। जहां कहीं से भी अगर क्वेश्चन पूछेगा, मैंने एकदम 0 से टॉप तक जा रहा है, ठीक है। कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा तो बाहर नहीं जाने वाला। क्या हो रहा वाला, बाहर नहीं जाने वाला। क्लियर होगी बात। आइए हम आगे देखते हैं। तो पहली बात जब हम इसमें पढ़ेंगे सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार, तो इसमें हम 3 प्रकार पढ़ते हैं। एक सक्रिय ज्वालामुखी। क्या पढ़ते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, एक सुषुप्त ज्वालामुखी, एक मृत ज्वालामुखी। अब क्या होते हैं सक्रिय, सुषुप्त और मृत। देखिए सक्रिय ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी है जिसमें से हमेशा क्या होता है, उद्गार निकलते रहते हैं। ज्वालामुखी उद्गार निकलते रहते हैं। ऐसे ज्वालामुखी को हम सक्रिय ज्वालामुखी बोलते हैं। सुषुप्त ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी जिनमें से उद्गार कभी कभार कई सालों पर आ जाते हैं, ठीक है। ऐसे ज्वालामुखी का हम सुषुप्त ज्वालामुखी। और मृत ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी होते हैं जो क्या होते हैं, बहुत ही, क्या होते हैं, बहुत ही मैंने कभी निकले थे और अब वो निकलने की स्थिति में नहीं है। ऐसे ज्वालामुखी को हम क्या बोलते हैं, सुषुप्त ज्वालामुखी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुषुप्त ज्वालामुखी बोलते हैं। बात क्लियर हो गई। अब आइए हम अब इसी के साथ पढ़ेंगे, हम इसी के साथ अब ज्वालामुखी के और प्रकारों के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। आइए हम चर्चा करते हैं।
आइए थोड़ा हम फिगर इसको हम बना दें, तब आप चर्चा करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये देख रहा है ना, ऐसे करके ऐसे इधर फंस। चलिए आइए, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे। अब आइए हम और आगे आपको बताते हैं। अब हमारा विस्फोटकता के आधार पर क्या होता है, विस्फोटकता के आधार पर ज्वालामुखी हम अभी देखिए इनमें आइए। ठीक है, आइए इसमें तो इसको हम कंप्लीट ही कर दें। अब देखिए सक्रिय ज्वालामुखी में हम पढ़ते हैं लिपारी द्वीप समूह। जो लिपारी द्वीप समूह इटली में है वो क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। उसके बाद से इटली का ही एक है माउंट एटना, वो भी क्या है आपका सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। बार बार क्वेश्चन पूछता है, क्या है ये बार बार क्वेश्चन पूछता है। और इक्वेडोर का कोटापैक्सी, कौन सा, इक्वेडोर का कोटापैक्सी, ये भी क्या है आपका सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, और अंटार्कटिका में एक है माउंट एयरबुस, क्या एरेब्रुस, क्या है माउंट एयरबुस जो है ये अंटार्कटिका में। और भारत में एक बैरन द्वीप है, उसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप है बैरन द्वीप। बैरन द्वीप एक क्या है, बैरन द्वीप पर एक आपका सक्रिय ज्वालामुखी है, बैरन ज्वालामुखी। ठीक है, आइए सुषुप्त ज्वालामुखी में हम पढ़ते हैं जापान का फ्यूजियामा, इटली का वेसुवियस, और अंडमान निकोबार में नारकोंडम द्वीप। भारत में अंडमान निकोबार पर कौन सा, नारकोंडम द्वीप, वो कैसा है आपका सुषुप्त ज्वालामुखी में। सारे जो मैं बता रहा हूं एकदम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। आइए मृत के बारे में देखते हैं। मृत में क्या है, तंजानिया के किलिमंजारो है, म्यांमार का पोपा है, ईरान का देमबंद है, देमबंद ईरान का क्या है, देमबंद है। ठीक है, अर्जेंटीना का एकांका गुआ है, और इक्वेडोर का है चिम्बो राजो, क्या है चिम्बो राजो, कहां का है, इक्वेडोर का जो सुषुप्त ज्वालामुखी है। बात क्लियर हो गई। अब आइए हम विस्फोटकता के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार पढ़ते हैं। किसके आधार पर, विस्फोटकता के आधार पर ज्वालामुखी का प्रकार पढ़ते हैं। उसमें से हमारा शांत दरारी प्रकार का ज्वालामुखी। देखिए दरारी प्रकार का ज्वालामुखी से हमारा क्या तात्पर्य है, मैं आपको बता दूं। देखिए जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है, क्या होता है, जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है, क्या ज्वालामुखी में वेग ज्यादा नहीं होने के कारण से या दरारी हिस्सों में फंस जाते हैं। क्या होते हैं, देख रहे हैं ना कि दरारी हिस्सों में फंस जाते हैं और ये निकल नहीं, कोई तो मान लो यहां से निकल गया, कोई यहां से निकल गया, अब कोई बस इसी में फंसा रह गया, क्या रहा, बस यहीं तक फंसा रह गया। ऐसे को हम क्या बोलते हैं, शांत दरारी प्रकार के ज्वालामुखी। ठीक है, अब इसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल कौन कौन सा है, यूएसए का कोलंबिया का स्नेक पठार, कौन सा है, जो यूएसए है, यूएसए में कोलंबिया का जो स्नेक पठार है, यही दरारी शांत दरारी प्रकार के ज्वालामुखी का उदाहरण है। ब्राजील का पराना पठार, एकदम अपने कॉपी में नोट करिए, जो एग्जाम्पल बता रहा हूं एग्जाम्पल एकदम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्राजील का पराना पठार, ठीक है, यह भी शांत दरारी प्रकार का ज्वालामुखी का उदाहरण है। दक्षिणी अफ्रीका का डेकेंसबर्ग का पठार, जो दक्षिणी अफ्रीका है ना, दक्षिणी अफ्रीका का जो डेकेंसबर्ग का पठार है, यह भी किसका उदाहरण है, शांत दरारी प्रकार के ज्वालामुखी का। बात क्लियर हो गई। आइए अब हम आगे पढ़ते हैं। जो तीसरा हमारा ज्वालामुखी के प्रकार में हम पढ़ते हैं, भौगोलिक अवस्थिति के आधार पर ज्वालामुखी का प्रभाव। क्या है, भौगोलिक अवस्थिति के आधार पर ज्वालामुखी के प्रभाव हम बताते हैं। पहला जो इसमें है अपसारी प्लेट सीमांत ज्वालामुखी, कौन सा है, अपसारी प्लेट सीमांत ज्वालामुखी, कौन सा है, फिर से देखिए इसको, अपसारी प्लेट सीमांत ज्वालामुखी। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं ये क्या होती हैं। जो अपसारी प्लेटें के संचलन के कारण भ्रंश पेटी की चौड़ाई में वृद्धि से जब दाब में कमी आती है, क्या है, जब प्लेटों में दाब में कमी आती है, इसके कारण जो ज्वालामुखी उत्पन्न होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अपसारी ज्वालामुखी। क्या बोलता है, अपसारी ज्वालामुखी। बात क्लियर हो गई। अब आइए इस किसी में जो दूसरा प्रकार है हमारा अभिसारी ज्वालामुखी, कौन सा है, अभिसारी ज्वालामुखी। तो देखिए अभिसारी ज्वालामुखी में क्या होता है, अभिसारी प्लेटों में क्या है, अभिसारी प्लेटों में सीमांत पर जहां प्लेटों की लंबाई महासागरीय प्लेटों की गहराई, माने यहां भी वही क्रिया होती है, माने अभिसारीय प्लेटों के कारण से उत्पन्न ज्वालामुखी को हम क्या बोलते हैं, अंतः प्लेटों का, जो पृथ्वी के तीसरा हमारा इसमें अंतः प्लेटों के कारण ज्वालामुखी जो उत्पन्न होता है उसे हम बोलते हैं अंतः प्लेट सीमांत ज्वालामुखी बोलते हैं। ठीक है, जो ये कुल मिला के आपको नाम अपसारी प्लेट, अभिसारी प्लेट,
आप जानते ही हैं, तो उन्हीं से उत्पन्न होने वाले ज्वालामुखी को हम बोलते हैं। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं अम्लीयता के आधार पर ज्वालामुखी क्या है। अम्लीयता के आधार पर ज्वालामुखी, देखिए इसको बोलते हैं पिलियन तुल्य ज्वालामुखी। देखिए ये क्या होता है, जो पिलियम तुल्य ज्वालामुखी होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, अम्लीय ज्वालामुखी का एक उदाहरण, अम्लीय ज्वालामुखी का उदाहरण है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें सिलिका की मात्रा होती है। क्या होती है, इसमें सिलिका की मात्रा होने के कारण यह ज्वालामुखी सबसे अम्लीय होता है। और यह क्या होता है, यह ज्वालामुखी जो होता है, यह क्या होता है, सबसे विनाशकारी भी होता है। जो पिलियम ज्वालामुखी होता है यह सबसे विनाशकारी होता है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं वाल्केनियन। क्या है, वाल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी। वाल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी क्या होता है, इसमें अम्लीय और क्षारीय गैस दोनों होती हैं। इसमें क्या होती है, अम्लीय और क्षारीय गैस दोनों होती हैं। इसीलिए क्या हो, ये थोड़ा कम विनाशकारी होती है, इसके अपेक्षा में थोड़ा कम विनाशकारी होती हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, वाल्केनियन। एक होता है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। जो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी होता है, इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है, इसलिए ये अम्लीय कम होता है। अम्लीय कम नहीं, क्षारीय होगा। और जो क्षारीय ज्वालामुखी होती हैं वो कम विनाशकारी होती है। क्या होती है, जो क्षारीय ज्वालामुखी होती हैं वो कम विनाशकारी होती हैं। बात क्लियर हो गई। आइए देखिए, हमने आपको बताया ये सारी बातें। ठीक है, अब आप यहां से देखेंगे, देखिए मैंने जो फिगर बनाया है ना, ये फिगर बनाया भूमध्य सागर का। किसका बनाया है, मैंने फिगर बनाया है भूमध्य सागर का। देखिए जो भूमध्य दुनिया में सबसे ज्यादा भूकंप, दुनिया में सबसे ज्यादा भूकंप, सबसे ज्यादा जो ज्वालामुखी है, इसी भूमध्य सागरीय ज्वालामुखी में आती है। क्या आती है, आती है। ठीक है, बात क्लियर होगी। अब इसी को हम क्या बोलते हैं, जो ये भूमध्य सागरीय ज्वालामुखी है ना, इसी ज्वालामुखी को हम क्या बोलते हैं, रिंग ऑफ फायर। क्या बोलते हैं, रिंग ऑफ फायर। क्या बोलते हैं, रिंग ऑफ फायर। ठीक है ना, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसको क्या बोलते हैं, रिंग ऑफ फायर। इसको इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, रिंग ऑफ फायर। बात क्लियर हो गई। अब आइए इसको भी हम आप इरेज कर देते। क्या करते हैं, इस एरिया को आप लिख लीजिए। अब इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, ये एक बात बताना था, इससे जो एक पॉइंट था, ये बार बार रिंग ऑफ फायर पूछता है, तो कहाँ है, प्रशांत महासागर में, जहां सबसे ज्यादा भूकंप कितना आता है, 63%, 63%। क्या आता है, 63%। बात क्लियर हो गई। यहां से देखिए हम एक बात और बता रहे हैं। ठीक है ना, देखिए जो हम जब भूकंप निकलता है, क्या निकलता है, जब भूकंप निकलता है, सॉरी, जब ज्वालामुखी निकलता है, जब ज्वालामुखी निकलता है तो उसके निकलने से कुछ स्थल कृतियों का निर्माण होता है। क्या होता है, कुछ स्थल कृतियों का जो बाहर क्या होता है, बाहर कुछ स्थल कृतियों का जो निर्माण होता है, उसको हम लिखते हैं यहाँ। ठीक है, अब देखिए उसमें हम आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए मैं समझाता हूं। जब ज्वालामुखी निकलता है, देखिए मैं अब यहां मैं फिगर भी बना दूं। देखिए मैं यहां से फिगर बनाता हूं। ठीक है, ज्वालामुखी का मैं यहां से फिगर बना दूं। देखिए फिगर को आप समझिएगा। ठीक है, जब ज्वालामुखी बनता है तो ज्वालामुखी से बहुत सारे निर्माण बहुत सारे उसके क्या बोलते हैं आपके, बहुत सारे स्थल कृतियों का क्या होता है, निर्माण होता है। क्या होता है, स्थल कृतियों का निर्माण होता है। तो इन्हीं हम स्थल कृतियों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, स्थल कृतियों के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्थल कृतियों में सबसे ज्यादा, आइए देखिए, जब दरारी उद्गार क्या होता है, जब दरारी उद्गार में हम क्या पढ़ते हैं, लावा पठार और लावा मैदान। इसके हम दो भाग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, लावा पठार
और लावा मैदान। इसको आप जैसे मैं फिगर बना रहा हूं ना, इस फिगर को आप थोड़ा बना लीजिए और बनाने के बाद तब इसको आप लिखिएगा, ठीक है। अब आइए और इसको लिखिए भी आप, ठीक है ना। क्या करिए, लिखिए भी, ठीक है। मैं बोलूंगा भी, जो चीजें नहीं समझ में आएंगी मैं आपको बोल के लिखवा दूंगा, ठीक है ना। अब देखिए इसमें से इसका हम 3 पार्ट हम लिख देते हैं यहां से, देखिए, ठीक है। मैं समझा चुका हूं, लेकिन फिर से एक बार मैं आपको स्थल कृतियों से बता देता हूं। आइए अब आप लिखिए इसको, ज्वालामुखी शंकु हो गया, उसका बाद से आइए यहां बात क्लियर होगी। अब आइए देखिए, यहां से जब ज्वालामुखी निकलता है क्या होता है, जब ज्वालामुखी निकलता है तो ज्वालामुखी निकलने के कारण से दरारी उद्गत, देखिए क्या है, ज्वालामुखी निकला, जब ज्वालामुखी का स्पीड कम होता है, वेग कम होता है, तो ये ज्वालामुखी दरारों में फंस जाता है। क्या होता है, ये दरारों में फंस जाता है। क्या होता है, दरारों में फंस जाता है। तो इसी को हम क्या दरारी उद्गार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दरारी उद्गार। इस दरारी उद्गार जब ये निकलेगा ना, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से निकल गया, यहाँ से ये निकल गया, तो ये जो निकलेगा तो ऐसे कभी कोई लावा पठार और लावा मैदान का निर्माण करते हैं। क्या निर्माण करते हैं, लावा मैदान, लावा पठार और लावा मैदान का निर्माण करते हैं, ठीक है। उसके बाद से किसका निर्माण करते हैं, क्रेटर का। किसका, क्रेटर मैंने बताया ही था। जब ये केंद्रीय है, जब ये जो ज्वालामुखी नाल है, इसको हम क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी नाल, और इसी को हम बोलते हैं ज्वालामुखी शंकु। इसको हम ज्वालामुखी नाल बोलते हैं, इसको नाल हम लिख देते हैं यहाँ पे और इसको हम मिला देते हैं, ठीक है। और क्रेटर को हम यहाँ से ऐसे मिला देते, ठीक है। तो ये हमारा क्रेटर होता है और ये ज्वालामुखी शंकु होता है, ज्वालामुखी नाल होता है। बात क्लियर यहाँ से। अब आइए एक दो चीजों को मैं और पढ़ लेता हूं। यहां से हो गया। अब इनके साथ साथ बहुत सारी चीजें निकलती हैं। क्या आती हैं, जब ज्वालामुखी निकलता है तो ज्वालामुखी से 2-3 बातों का आप यहां से अभी और लिख लीजिए, मैं बोल देता हूं, ठीक है। एक तो जब ज्वालामुखी निकलता है तो देखिए ज्वालामुखी के निकलने के साथ निकलता क्या क्या है, क्या है, निकलता क्या क्या है, ये आप नोट करिएगा। निकलता क्या क्या है, तो पहला निकलता है तो लावा निकलता है। पहला ज्वालामुखी से क्या निकलता है, तो हेडिंग दीजिएगा, ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ। पहला क्या है, लावा, लिख लीजिए। पहला हमारा क्या है, लावा हो गया। अब इस लावा के बाद से क्या निकलता है आपका, ये लावा हो गया। लावा के बाद से आपका बहुत मात्रा में गैस यानी वाष्प निकलता है। क्या निकलता है, वाष्प, लिख लीजिए। क्या निकलता है आपका, वाष्प, ठीक है ना। बात क्लियर हो गई, क्या निकलता है, वाष्प। और इसी से लावा, वाष्प और जल की भी मात्रा निकलती है। किसकी निकलती है, जल की मात्रा, ठीक है ना, जल की मात्रा निकलती है। इस प्रकार हमारा क्या होता है, इसके साथ बहुत सारे पदार्थ निकलते हैं इस ज्वालामुखी के साथ। क्लियर होगी बात। तो इस तरह से लगभग जो आज का हमारा सेशन था ना, ये ज्वालामुखी का वितरण, यहां से लगभग आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखिए कुछ ज्वालामुखियां हैं जो मैंने कुछ तो लगभग बता ही दिया है। देखिए जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा ना, तो उस नेक्स्ट चैप्टर में जो हम नोट करके आपको बता देंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी है, ठीक है। तो उन इंपॉर्टेंट ज्वालामुखियों को आप अपने कॉपी में नोट्स बना करके आप लिख लेंगे, तो आपका यहाँ से काम हो जाएगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों, इसी सेशन इन्हीं बातों के साथ आज का एक लंबा सेशन चल गया ये। तो आज के साथ इन्हीं बातों के साथ हम आज का अपना यहीं पर सेशन को समाप्त करते हैं। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।